आज एजीएम से पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा रिलायंस। नेट डेट फ्री होने और जियो प्लेटफॉर्म में निवेश से लेकर आरामको डील तक हो सकता है फोकस। कोटक ने शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 2150 किया। बुल्स के कमान संभालने से जोश में बाजार। निफ्टी 10,750 के पार निकला। निफ्टी बैंक में भी 3 दिनों बाद लौटी खरीदारी। करीब 450 अंक चढ़ा। बाजार की तेजी में इन्फोसिस और रिलायंस का सबसे ज्यादा योगदान। पहले तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद निफ्टी का नवाब विप्रो बना। तूफानी तेजी 10 और 15% का अपर सर्किट तोड़ने के बाद 17% तक भागा। आज नतीजों से पहले इन्फोसिस में जमकर खरीदारी। मेटल शेयरों की बढ़ी चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा। 2 से 3% से ज्यादा भागे जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा स्टील। सरकारी और निजी बैंक के शेयरों ने फिर पकड़ी रफ्तार। 3% से ज्यादा चढ़े एक्सिस और आरबीएल बैंक के शेयर। एमएनएम फाइनेंशियल, उज्जीवन जैसे एनबीएफसी शेयरों में भी खरीदारी। और आईटीडीसी के होटल का 3 हिस्सों में मोनेटाइजेशन। फीडबैक इंफ्रा ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। होटल अशोक सम्राट से 7,600 करोड़ की कमाई संभव। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर 5% के अपर सर्किट पर। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। आपका कोई भी सौदा हो हमें कॉल कीजिए 1800-209-7890 पर। व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर, या फिर आप ट्वीट के जरिए अपना सवाल हमारे साथ शेयर कीजिए। एफएनओ का सवाल हो तो लिखिए #आस्क एफएनओ। कैश का सवाल हो तो लिखिए #आस्क कैश और हमें भेजिए तुरंत। हम देंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल बाजार अच्छी खासी जबरदस्त तेजी के मूड में शुरुआत होने के बाद इस वक्त अगर आप नजर डालें तो दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो एक अच्छा तेजी का दिन आपने आते हुए देखा है। लीडरशिप आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आती हुई नजर आ रही है। एजीएम के पहले आप यहां पर अच्छी खरीदारी देख रहे हैं और इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए आईटी स्टॉक्स पे। विप्रो के नतीजे के बाद विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी में तेजी देखने को मिली है। लेकिन सबसे अहम बात बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से वीकनेस दिखाई दी थी और ये रिकवर होते हुए शानदार तरीके से नजर आए हैं। तो निफ्टी बैंक ने इस वक्त दिन के हाइस पर पहुंच करके एक इंपॉर्टेंट हर्डल को भी पार किया है जो करीब 21,800 के आसपास था। तो ये अच्छे संकेत फिलहाल आपके लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आज क्या कहने वाले हैं। और हाँ, याद रखिएगा जिस चीज पर आज हमारी नजर है, एक बैंक वो है यस बैंक, जहां पर एफपीओ शुरू हो रहा है। इसको लेकर काफी सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। मोटे तौर पे जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं और दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ये है कि यहाँ पर काफी जोखिम भरा होगा निवेश करना आपके लिए। लेकिन क्या कुछ योजनाएं हैं कंपनी की, ये हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब जुड़ेंगे आगे अब से कुछ ही देर में 10:45 पर। तो वो एक अहम इंटरव्यू आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं अपने आज के एक्सपर्ट सच्चिदानंद उतेकर से। सचिन, स्वागत है आपका। बताइए, इंडेक्स पे कोई ट्रेड आप देख रहे हैं इस समय? गुड मॉर्निंग प्रदीप, जरूर इनफैक्ट निफ्टी में ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है। कल के सत्र में उसने अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लिया था और जिस इंटेंसिटी से ये पुल बैक आया, मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। एब्सोल्यूट लेवल्स पे देखें तो मुझे लग रहा है 10,830 840 स्पॉट पे मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल्स छू लेने चाहिए जिस तरीके से अभी भी पोजीशंस है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करना चाहिए, जहाँ पर 10,700 का आपको कॉल ऑप्शन लेना है और उसके अगेंस्ट एक 10,800 का कॉल ऑप्शन बेचना है। जब मैंने ये स्प्रेड रेकमेंड किया था, ये अराउंड 40 to 40 के रेंज में था, जो लगभग अभी 55 के आसपास हो चुका है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा अपने स्टॉप लॉस को। मुझे लग रहा है अराउंड 40 का स्टॉप लॉस भी अभी यहाँ से एक वैल्यू, एंड ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है अराउंड 95 to 100 ये ओपन है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये तेज़ी बरकरार है, स्पेशली बिकॉज ऑफ आईटी,
मुझे लग रहा है आज के सत्र में ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और 10,830 ऑन द स्पॉट मुझे लग रहा है कि इवैल्यूएशन पॉइंट होगा आज के सत्र में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 21,800 ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट जिस तरीके से राइटिंग हुई है 22,000 के कॉल ऑप्शन में, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। जब तक ये ब्रेकआउट होता नहीं है बैंक निफ्टी पे, मुझे लग रहा है फर्दर मोमेंटम के लिए रूम नहीं है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना है, बट जिस तरीके से रुझान है डेफिनेटली आईटी के वजह से निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ओके, तो आपके लिए निफ्टी पे तेजी का कॉल, और वो आपको करना है ऑप्शन के जरिए। 10,700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और उसके सामने एक लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो एक लॉट 10,800 का कॉल बेचिए। हेजिंग के साथ आपकी ये पोजीशन बनती हुई नजर आएगी। तो यह आपके लिए इस समय की स्ट्रैटेजी, निफ्टी पे तेजी करके चलने की, हेजिंग के साथ कॉस्ट कम करते हुए। एक खबर आ रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बलेनो वैगन आर की करीब 1,35,000 यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है फ्यूल पंप की गड़बड़ी की वजह से। मारुति सुजुकी के हवाले से यह खबर आती हुई, हालांकि इस खबर के बाद इमीडिएट आप देखें तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन स्टॉक पे नहीं आया है, लेकिन सचिन पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक पे लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, कमजोरी का रुख बना हुआ है, और ये आज इस खबर के बाद थोड़ी सी और बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। क्या कॉल है आपकी इस वक्त? चार्ट कैसा दिखता है आपको मारुति का? प्रदीप, इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल इसका हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस है, उसके लिहाज से एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट होगा अराउंड 5600 के आसपास। तो अगर यहाँ तक भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो की वजह से दबाव आ जाता है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर कहीं पर अच्छी फ्लोर है। बट पिछले कुछ दिनों में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक अटक रहा था, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव स्टॉक में आ सकता है। इनफैक्ट अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर तो मैं रेकमेंड करूँगा होल्ड करने के लिए। स्टॉप लॉस उनको लगाना है अराउंड 5900 के आसपास का, एंड जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होता, मुझे लग रहा है नीचे जो सपोर्ट है अराउंड 5600 के आसपास, मुझे लग रहा है वो एक बार रिविजिट होना चाहिए। बड़ी वीकनेस नहीं है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से गिरावट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, तो ये गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 दिनों की गिरावट के बाद अब ये खबर आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉल होने वाली गाड़ियों को फ्री में कंपनी ठीक करेगी, ये खबर आपके सामने आती हुई। तो फिलहाल करीब 5600 के लेवल तक ये स्टॉक फिसल सकता है, ये इस समय कॉल आपको सचिन दे रहे हैं। चलिए, कुछ ही देर में हम बात करने वाले हैं यस बैंक की, तो जल्दी जल्दी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे सचिन। पहला सवाल मेरे सामने राजेंद्र कुमार पटेल का आ रहा है। राजेंद्र जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे? मुझे लगता है नहीं। अच्छा, इनका सवाल बताता हूं मैं जी। जुड़ गए। बताइए पटेल साहब, क्या है आपका सवाल? हाँ, JSW स्टील CE 225 का है मेरे पास, एक लॉट 360 का। हाँ, आपने लिया है कॉल ऑप्शन JSW स्टील का 225 के स्ट्राइक वाला, ₹3.60 पे। JSW स्टील और पूरे मेटल पैक में ऐसे तो रुख तेजी का है, पर सचिन चार्ट पे ये साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या इसमें पैसा बनेगा? आज 15 तारीख तो हो गई। देखिए, काफ़ी क्रिटिकल जंक्चर पे है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से यहाँ पर एक स्क्वीज बन रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए एक ब्रेकआउट दिलाना अराउंड 202 के ऊपर। फ्यूचर्स में ये कोट कर रहे हैं अराउंड 198 के आसपास। तो जब तक 202 का एक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा स्टॉक में। एंड नीचे जो अभी एक क्रिटिकल लेवल ऑफ सपोर्ट बन गया है वो अराउंड 194 का है। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है उनकी जो कॉल की पोजीशन है उनको ज़रूर हटा देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एंड ऑलरेडी हम मिडल ऑफ द एक्सपायरी आ चुके हैं, तो यहाँ से डीके काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर मोमेंटम स्टॉक में मिला नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 194 एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल निकल जाता है अगले 1 या 2 दिनों में तो उनको इनकी पोजीशन हटा देनी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 202 ये लेवल वायलेट हो जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है तो काफ़ी बड़ी मूव आ सकती है। एंड जो इसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 210 214 के आसपास, उस पर्टिकुलर रेंज में जाके उनको अपनी पोजीशन वापस रिविजिट करनी चाहिए जी। तो यह है आपके लिए कॉल। फिलहाल स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए 194 पे, ये जरूरी है, नुकसान कम करना चाहिए।
अगला सवाल लेते हैं, चेतन पाटीदार इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी बताइए। सर मैंने ना कल एक पुट बाय करी थी 960 एट द रेट माइंड ट्री की 24 पर। ओके, तो सर अभी इसको क्या करना तो चाहिए? माइंड ट्री की पुट आपने कल क्यों खरीदी? आपको कोई अंदाजा था इस पे? सर रिजल्ट्स को लेकर किया था मैंने कि मुझे लगा कि शायद रिजल्ट्स इसके नेगेटिव में आएंगे, तो इसलिए मैंने इसकी पुट बाय करी थी सर। खराब आएंगे? तो रिजल्ट तो इतने खराब आए नहीं, तो ठीक है, प्रेशर जरूर दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें रिकवरी आने लगी क्योंकि रिजल्ट इतने बुरे नहीं दिखाई दिए जो कि आपको अंदाजा था। तो आपका ये शॉट फिलहाल अटकता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे सचिन बताइए। इन्होंने हालांकि ये जो शॉट किया तो ये सोचा होगा कि करीबन हफ्ते भर में ये स्टॉक 925 के दायरे से बढ़ करके आपको 100 रुपए की तेजी दिखा चुका था, तो वहां पे शॉट का मौका दिखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपकी कॉल निकल जाए क्या? क्योंकि खबर तो आ गई, रिजल्ट तो बाहर है। प्रदीप, यस, मुझे लग रहा है कॉस्ट के आसपास ही है, तो निकलने में ही समझदारी होगी। ज़रूर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस में है स्टॉक। अगर हम इसके ऑप्शन बाउंड्स भी देखें तो 900 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ऑन द कॉन्ट्ररी 1120 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है। पर जिस तरीके से ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से ये खबर हो जाने के बाद भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से उनको अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए, जो पुट की पोजीशन है उनको एग्जिट करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जब तक 945 के नीचे स्टॉक स्विंग नहीं होता, मुझे लग रहा है तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम नहीं आएगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे सीक्वेंस में है स्टॉक ऑन द बुलिश साइड, तो यहाँ निकलने की राय है पर आपके लिए? जी जी जी, माइंड ट्री पे आपके लिए निकलने की राय बन रही है इस समय। आगे बढ़ते हैं सचिन, आज वक्त थोड़ा कम है। अगला सवाल लेते हैं पंकज कुमार जी का, मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने ग्रासिम के 660 के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन ले रखे हैं। इनकी लागत है 14 रुपए 70 पैसे की। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आपके सामने इस वक्त देखिए यहाँ पे लगातार प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, और इनके पास 660 के स्ट्राइक वाला कॉल है जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्या करेंगे? डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए प्रदीप जी। इनफैक्ट मेरी सलाह है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, एंड स्पेशली अगर हम ग्रासिम का ही डेटा देखें तो एक अपने ब्रेकडाउन लेवल के नज़दीक है। तो जैसे ही स्टॉक 595 ये लेवल ब्रेक कर देगा, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। अराउंड 565 570 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्विंग होना चाहिए। तो 660 का काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, तो उनको एग्जिट करने की सलाह नहीं होगा, उसको बोला है किसी ने? तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई ग्रासिम पे। और आप देखिए ग्रासिम के स्टॉक पे अगर आप इस वक्त नजर डालते हैं तो इस स्टॉक पे डायरेक्टर साहब आप हफ्ते भर का चार्ट दिखाइएगा या 14 दिन का, तो आप देखेंगे कि इसमें 6 जुलाई के दिन करीब 653 का हाई बना था, और उसके बाद से मोटे तौर पे गिरावट देखने को मिली है। 2-3 दिन थोड़ा संभलने की कोशिश की, फिर से नई गिरावट यहाँ पर फिलहाल खुलती हुई नजर आई है। तो हमने एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखा है। अब ये संभलने की कोशिश में फिलहाल निचले स्तरों पर नजर आ रहा है, तो इस पे होगी आपकी नजर। लेकिन चलिए, जो हम आपको लगातार बता रहे थे, हमारी नजर है यस बैंक पर। यस बैंक का आज से रिटेल निवेशकों के लिए एफपीओ खुला है, और बैंक की एफपीओ से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि कैसा एफपीओ है, क्या करना चाहिए। सभी दर्शक जानना चाहते हैं सारे डिटेल्स। ये बताइए कि आपकी जो बुक है उसको काफ़ी अच्छा, एंकर बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंस्टीट्यूशन साइड से। अगर आप हमें अंदाज़ा दें कि आपको डिमांड किस तरह की नज़र आ रही है, किस तरह का पार्टिसिपेशन आगे जब अब ये एफपीओ खुल रहा है उस वक्त आता हुआ दिखाई देगा? क्या वहाँ पर भी एक अच्छी पाइपलाइन आप देखते हैं? काफ़ी इन्वेस्टर्स आपके संपर्क में हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं? अगर आप देखें, जैसे आपने कहा बिल्कुल कि हमारी एंकर बुक में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स और अच्छे इन्वेस्टर, अगर आप देखें 75% इन्वेस्टमेंट हमारा एफपीआई का है, जिसकी तीनों ज्योग्राफीज यूएस से भी हैं, हांगकांग साइड से भी हैं और लंदन से भी, और 25 डोमेस्टिक। तो हमारा कोशिश यही था कि जो हमारा अभी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर हमारे हैं लॉन्ग ऑन इन्वेस्टर हों और अच्छे नाम हों,
जिससे कि आगे बैंक उनके साथ काम। ओके। अच्छा ये बताइए, जो 15,000 करोड़ रुपए की आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, इससे आपके कैपिटल एडिक्वेसी, आपके रिटर्न रेशियोज में किस तरह का इजाफा होगा, और इसके बिना पर अब आपके ग्रोथ प्लान आगे क्या है? क्योंकि कैपिटल रेज करने के बाद सबसे पहली बात जो हर एक बैंक से हम पूछते हैं कि भाई इस कैपिटल के बिना पर अब आप कितनी ग्रोथ करेंगे? तो इस कैपिटल रेस के बाद हमारा जो सीईटी रेशियो है वो आज 6.3 है, जो कि बढ़ के 13% हो जाएगा। और साथ में हमने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी शेयर करी है पहले भी, कि हमारा जो फोकस रहेगा वो रिटेल और एमएसएमई लोन्स पर ज़्यादा होगा, और कुछ टाइम के लिए हम लोग भी कॉरपोरेट लोन से थोड़ा सा दूर रहेंगे। एक बार जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके बाद कॉरपोरेट। ओके। इसके साथ ही जो एक बड़ा प्रेशर पॉइंट तमाम बैंक्स पे दिखाई दे रहा है, वो है कोविड की वजह से बढ़ते हुए एनपीएस, और उसके लिए प्रोविजनिंग की जा रही है। अगर आप हमें बताएं आपको किस तरह की प्रोविजनिंग करने की जरूरत है, कितना दबाव उसकी वजह से, क्या इम्पैक्ट आप अपनी बुक्स पे देखते हैं, बैलेंस शीट पे देखते हैं? देखें, हम लोगों ने अपने मार्च में ही लोन पर हमने 74% का प्रोविजन किया, और खाली लोन नहीं, मेरे ख्याल हम लोग अकेले ऐसे बैंक होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बुक पे भी 74% का प्रोविजन किया। और उसको करने का जो पीछे एक लक्ष्य था वो यही था कि आगे जो हमारी बैंक की अर्निंग्स होगी उसका किसी भी तरह से उस पर कोई असर ना पड़े हमारी लोन बुक से। तो हमारी जो लोन बुक है उस पर पूरा हम प्रोविजन कर चुके हैं, उस पर हमें कोई जरूरत नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं कि आगे कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा, वो बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट करना कि कोविड का कितना इम्पैक्ट होगा, ये बहुत मुश्किल चीज है। पर हम लोगों ने बहुत अपने पूरी लोन बुक का एनालिसिस किया है, और हमें विश्वास है इस बात का कि जो, और आप देखें हमने इस पर मार्च के अंदर जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी कि 10% प्रोविजन करना है कोविड रिलेटेड, 5% मार्च में और 5% जून में, तो हमने 5% की बजाय 8% किया। तो अभी हमारी जो जरूरत है वो खाली 2% रह गई जून क्वार्टर में करने। तो हमने वो प्रोविजन किया है, और आगे वाले टाइम में हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ स्लिपेज होगी उसमें जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो उसका ध्यान रख पाए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप ये प्रोविजनिंग कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो कि इस खास तौर पे यस बैंक के मामले में पिछली बार हुआ था कि लॉक इन के साथ शेयर अलॉट किए गए थे। काफी सारे दर्शक, काफी निवेशक हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी किस्म का लॉक इन है? एक स्पष्टीकरण आप इस पे दीजिए। और दूसरा, करीब 50% इशू आपका रिटेल और एचएनआई के लिए है, तो क्या यहाँ पे आपको एक पर्याप्त डिमांड नजर आ रही है? तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस इशू में किसी भी तरह का कोई लॉक इन नहीं है। लॉक इन सिर्फ जिन लोगों के पास शेयर 13 मार्च की रात को थे उन्हीं शेयर्स पे लॉक इन था। उसके बाद भी अगर किसी ने कोई शेयर खरीदा है तो उस पर लॉक इन नहीं है, और इस इशू में किसी तरह का कोई लॉक इन नहीं। और हमें पूरी तरह उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारा इशू है वो पूरा सब्सक्राइब इंस्टीट्यूशनल साइड से भी और रिटेल और एचएनआई से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने और ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो यस बैंक के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में 12 से 13 रुपए के बीच में प्राइस बैंड तय किया गया है। करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, हालांकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन मोटे तौर पे इस बात की चिंता है कि काफ़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में जब मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि प्रशांत कुमार जी आपको बता रहे थे कि वो ये प्रोविजनिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इस इशू से उसमें और मदद मिलने की संभावना दिखाई देती है। ग्रोथ को लेकर एक कॉशियस व्यू, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि यस बैंक काफी मुश्किलों से गुजरा है, तो इस समय बैलेंस शीट को मजबूत रखने पर जोर है, उसके बाद ग्रोथ पर फोकस आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गौरव विस्ता हमारे साथ बने हुए हैं, और अगला सवाल आनंद मालवीय का है बेंगलोर से। आनंद जी बताइए, क्या है आपका सवाल? जी सर, गुड मॉर्निंग वेरी मच। मैं आपका मतलब
CNBC आवाज को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी आपका शो फॉलो करता हूँ। पंड्या का फंडा और जैकपॉट शेयर काफ़ी मतलब काफ़ी तरीके से फॉलो करता हूँ। मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है 820 रुपीज़ औरोबिंदो फार्मा @36। तो मैं क्या करना चाहिए इसके लिए? तो आपके पास है औरोबिंदो फार्मा 820 के लेवल की कॉल आपने एक लॉट ली है 36 रुपए में। तो आपके इनफैक्ट प्राइस के आसपास ही है, ऑलमोस्ट इन द मनी। ये इन्होंने चुना है। सचिन, क्या कॉल देंगे आप इन्हें? देखिए, स्टॉक में अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर ये सेटअप है, मुझे लग रहा है अराउंड 840 845 तक ये स्विंग ज़रूर एक्सटेंड होना चाहिए। तो जब तक स्टॉक 800 इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे सेटअप्स में है, तो होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। एंड 840 इस जोन के आसपास आने के बाद इनको रिव्यू करने की सलाह दूंगा। ओके, तो यह है आपके लिए सलाह फिलहाल औरोबिंदो फार्मा पे। अगला सवाल ICICI बैंक पे, और यह हमें मैसेज भेजा है राहुल पाटिल ने कोल्हापुर से। ICICI के इन्होंने 2 लॉट्स ले रखे हैं 366.50 पे। तो फ्यूचर्स में ICICI की ये लॉन्ग पोजीशन इनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। ICICI बैंक, सचिन, 1 2 3 4 दिन गिरने के बाद आज अब यहाँ पे आपको वापस से सुधरता हुआ दिख रहा है। क्या कॉल देंगे इन्हें? यहाँ पर एक क्लियरली अच्छी रेंज डिफाइन हो चुकी है। अराउंड 380 ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस है, एंड नीचे अराउंड 340 के आसपास एक सपोर्ट है। और जिस तरीके से वापस अपने सपोर्ट को छू के स्टॉक रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक मीन रिवर्जन प्ले में ही उनको रहना चाहिए। 355 के आसपास फिलहाल कोट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। 360 362 के आसपास जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिनों से इस पर्टिकुलर रेंज में अटका हुआ है। तो जिस तरीके से प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए 362 के टारगेट के लिए। बने रहिए, 362 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। यह है आपके लिए राय सचिन की ओर से। चलिए, वक्त इजाजत लेने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच्चिदानंद, हमारे साथ जुड़ने और ये सारी सलाह हमें देने के लिए। और जाते जाते दर्शकों के लिए एक खास बात, मनी कंट्रोल प्रो में स्पेशल ऑफर। जानिए आप इंडस्ट्री के ट्रेंड, स्टॉक इनसाइट हर दिन सिर्फ ₹1 में। सब्सक्राइब करने के लिए आखिर के 2 दिन बाकी हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करिए। इस्तेमाल के लिए कूपन कोड है PRO365। नियम व शर्तें लागू।